पूरी दुनिया में खासकर रियल एस्टेट को लेकर क्या स्थिति है? कंट्रीज बहुत मैच्योरली समझती हैं कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक। इन्वेस्टर को लिहाज से वहाँ पैसा अच्छा होगा, तो लोगों को लग रहा है कि अगर दुबई नहीं गए तो कुछ मिस कर जाएंगे। जब कोई एसेट कंक्रीट बन जाता है तो वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो रियल एस्टेट में एक कहावत है कि बेहतर से बेहतरीन चीज़ें आती रहती हैं, और लोगों का सिंस मार्केटिंग उस तरीके से गवर्न होती है तो लोगों का जो डाइवर्शन होगा वो हमेशा नई चीज़ पे रहेगा। थोड़ा सा इसका विस्तार से बताइए कि दुलेरा में क्यों इन्वेस्टमेंट किया जाए। आज भी रॉ मटेरियल जो है वो शिप्स के थ्रू आता है, तो आपको जहाज के पास आपको वेयर हाउस या फिर अपना कोई ना कोई बिजनेस का एंटिटी रखना पड़ेगा। इसीलिए मुंबई इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ इंडिया। वेस्टर्न साइड में सारा खरीदार बैठा है, डोलेरा वेस्टर्न साइड में। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज इन्वेस्ट करता है, उसको कितना फायदा कितने वक्त में हो जाएगा दुलेरा के लिहाज से अगर बात करें? सर देखो, स्काई इज़ द लिमिट। मेरे फादर ने वहाँ पर फ्लैट खरीदा था 5 लाख रुपए का, आज वो 3 करोड़ रुपए का है। अगर मेरे फादर को कोई बोलता ना कि ये 3 करोड़ रुपए का हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, तो मेरे फादर खरीदते नहीं, है ना। और उसके पीछे बहुत साधारण सी वजह थी कि वो मैच नहीं करती भाई। आप और मैं जिंदा होंगे जब हम डोलेरा को देख रहे होंगे बनते हो और बोल रहे होंगे, आइदर वी आर गोइंग टू टेल दी सक्सेस स्टोरी, जहाँ पर हम ये बोल रहे होंगे कि साहब मैंने यहाँ पर पैसा डाला था और इतने रुपए में डाला था और आज देखो इतना रुपया हो गया। और आइदर वी विल बी टेलिंग दी स्टोरीज कि साहब मैंने यहाँ पर रुपया डाला होता तो आज वो इतने रुपए का होता। रियल एस्टेट को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी होती हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती हैं जिनका हमें नहीं पता और उनका फिर खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हो या अपने सपनों का घर लेने के लिहाज से हो या किसी कमर्शियल स्पेस को आपको लेना हो, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि कहीं हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि इंटरनेशनल मार्केट से लेकर हमारे एनसीआर के मार्केट में क्या चल रहा है। क्या सच में द्वारका एक्सप्रेस, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें या रहने के लिहाज से कौन सा है? तीसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि फ्रॉड से रियल एस्टेट में कैसे बचे। बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉडकास्ट में मौजूद हैं सिद्धार्थ मौर्य। रियल एस्टेट एक्सपर्ट तो हैं, विभानु ग्रुप के एमडी भी हैं और इसके अलावा फाउंडर डायरेक्टर भी हैं। स्वागत है आपका मौर्य साहब। थैंक यू सोनगी साहब फॉर इनवाइटिंग मी टू द पॉडकास्ट। मौर्य साहब, पहला सवाल यही है कि अभी मैं ये जो लोकल एनसीआर का मार्केट है या एनसीआर में जो रियल एस्टेट की स्थिति है उस पर बात करूं, उससे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में खासकर रियल एस्टेट को लेकर क्या स्थिति है? साहब लेट अस टॉक अबाउट यूरोपियन कंट्रीज, फिर हम मिडिल ईस्ट वाले पे आएंगे एंड फिर हम अपने एशिया की तरफ धीरे धीरे आते हैं। पहले तो हमको रियल स्टेट की प्रोमिनेंट प्रेजेंस को समझना पड़ेगा। अगर जितनी भी कंट्रीज आप डेवलप कंट्रीज देखते हैं, उनका कंट्रोल ऑन रियल स्टेट इज़ एक्सट्रीमली हाई। आप सपोजिवली किसी कंट्री में रहते हैं और वहाँ पर कुछ भी होता है, तो आप क्या करेंगे साहब, अपना जो पैसा है, जो आपके पास जेवर होंगे, इधर उधर करके आप कहीं ना कहीं उसको आप इंडिया में दोबारा सेटल कर सकते हैं अगर आप विदेश में रहते हैं तो। हाउस एवर एक रियल स्टेट ऐसी चीज़ है जिसको आप रातों रात बेच नहीं सकते, और वो जो पैसा है वो स्टक हो जाता है जी। तो अब रियल स्टेट दो तरीके से चलता है, एक इंटरनल चलता है और एक चलता है एक्सटर्नल। तो अब जैसे लंदन हो गया या मिडल ईस्ट हो गया, अब मिडल ईस्ट पे आ जाते हैं सब, मिडल ईस्ट हो गया, ऐसी कंट्रीज बहुत मैच्योरली समझती हैं कि रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक। तो आज अगर वो टैक्सेशन नहीं दे रहे हैं या टैक्सेशन लागू नहीं कर रहे हैं अपने पास, या फिर सुविधाएं दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे रहे हैं, तो वो ये चीज़ समझते हैं कि हम बाहर का जो पैसा है वो उनके कंट्री में, जो इंडियन पैसा है या यूरोपियन पैसा है या कहीं का भी किसी भी देश का पैसा है, उसको अपने यहाँ पर पार्क कैसे करें और वो पार्क परमानेंट कैसे हो। सो दैट इज़ देयर कॉन्सेप्ट। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी यही कॉन्सेप्ट डोमिनेटिंग है। एशियन कंट्रीज़ में अभी इस टाइप की मैच्योरिटी आना अभी थोड़ा बाकी है, और हो सकता है कि आने वाले सालों में हम ये चीज़ देख पाएँ। एक चीज़ और है सर, अगर आपको करप्शन कंट्रोल करना है तो आप अपनी कंट्री का रियल एस्टेट कंट्रोल कर लो। आपने अगर रियल एस्टेट कंट्रोल कर लिया तो आपने 99% अपनी कंट्री का करप्शन कंट्रोल कर लिया। अब इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। जी।
अगर आपके पास सपोजिवली 1 करोड़ रुपया है, आप हो सकता है सुनार के पास जाएं और बोलें कि जी मेरे को जेवर दे दो। 2 करोड़ रुपया है, हो सकता है। 10 करोड़ रुपया है, मुश्किल है। 100 करोड़ रुपया है तो आप नहीं जाएंगे। अब वो पैसा कहाँ डंप करेंगे? ज़मीन पे, या फिर क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। सो रियल स्टेट एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो बहुत सारी चीज़ों को गवर्न करता है। अब आपका ऑफकोर्स रियल स्टेट का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। हर एक चीज़ को चलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आज हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो आप इंटरव्यू नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के ऑफिसेस बिना बिल्डिंग के नहीं चल सकते। शहर बनते हैं, पहले रोड पहुंचती है तभी शहर बनते हैं। तो रियल स्टेट तो बहुत ही वास्ट डिस्कशन है, मेरे ख्याल से नेवर एंडिंग डिस्कशन है। अब इंडियंस को मेरा तो यही मानना है कि लोकल स्केल पर, यानी कि रिटेल स्केल पे या फिर फ्लैट के स्केल पर, दुबई में पैसा थोड़ा कम इन्वेस्ट करना चाहिए। वहाँ के रिटर्न्स किराए के मामले में अच्छे हो सकते हैं या पेपर में दिखाने के लिए अच्छे हो सकते हैं। हाउस एवर दैट प्रॉपर्टी इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। नहीं, बट दुबई को लेके तो इतना चार्म है। मैं देखता हूँ या आसपास के लोगों से सुनता हूँ, ऐसे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान दुबई में मतलब दुबई एक यूँ कहिए कि एक स्वर्ग है, एक पैराडाइज है कि इन्वेस्टर को लिहाज से वहाँ पैसा अच्छा होगा, वहाँ आपको लाइफस्टाइल अच्छा मिलेगा। जैसा आपने जिक्र किया कि टैक्स तो है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो दुबई तो पूरी तरह से स्वर्ग बना हुआ है कि इतना अच्छी ब्रांडिंग है उसकी। तो लोगों को लग रहा है कि अगर दुबई नहीं गए तो कुछ मिस कर जाएंगे। चलो कोई आड़ा वक्त आया, जैसे मैंने बोला, तो आपके पास कुछ वहाँ पे सेविंग्स होंगी, कुछ सोना होगा। आप अगेन यू हियर एंड देयर यू वेंट समवेयर, आपने वो सोना पाक करा लिया, आप उस घर का क्या करोगे? घर को बेच देंगे, रेंट आउट कर देंगे। हाँ, कितनी जल्दी हो सकता है एक घर को रेंट आउट या बेचना? महीने 2 महीने में। आपको अभी बाहर निकलना है। जब कोई एसेट कंक्रीट बन जाता है हम्म। तो वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। आपने बोला महीना 2 महीना, हो सकता है साल हो सकता है 6 महीना हो। प्लस डिमांड एंड सप्लाई भी आपको देखनी पड़ेगी कि वहाँ पर आज की डेट में भी नए शहर बन रहे हैं एंड डिमांड आ रही है। तो रियल एस्टेट में एक कहावत है कि बेहतर से बेहतरीन चीज़ें आती रहती हैं। तो आप जिस जगह पे रह रहे हैं उससे बेहतर और बेहतरीन चीज़ें आती रहेंगी। और लोगों का, सिंस मार्केटिंग उस तरीके से गवर्न होती है, तो लोगों का जो डाइवर्शन होगा वो हमेशा नई चीज़ पे रहेगा। और रीसेल वाली चीज़ों पर, क्योंकि सिंस बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपकी ब्रोकरेज कम है, मार्केटिंग डेवलपर की तरफ से कम होगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बेचना रियल एस्टेट एक अलग लेवल का टास्क होगा। तो वो पैसा आपका डंप हो जाएगा आड़े वक्त में। वो पैसा निकालना कैन बी अ टास्क, डालना इज नॉट अ टास्क, निकालना इज ऑट तो आप सलाह नहीं देंगे कि हमारे देश के लोग दुबई जाएं, दुबई में इन्वेस्ट करें? अवॉइड करना चाहिए। 5 रीजन बता दीजिए। मैं सर आपको सिर्फ एक रीज़न देता हूँ, हम्म। आप उसका मेरे को काउंटर दीजिएगा, ठीक है? इंडिया में जो ग्रोथ है पिछले कई सालों में, जो हमने रियल एस्टेट में देखी, द्वारका एक्सप्रेस वे पे ले लेते हैं, पिछले 10 साल का एक फिगर ले लें। 2015 रेट थे 5,000 6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, और आज की डेट में क्या रेट है? 20,000 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। क्या इतना अप्रिसिएशन दुबई में आया? द आंसर इज नो। चलो छोड़ दो। ओमेक्स द्वारका 2 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट। ओमेक्स चांदनी चौक 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट। 7% 8% का आपका उसमें अश्योर्ड रेंटल है, रिटर्न है। ऑफकोर्स बाहर से विदेशी कंपनियां आ रही हैं जो वहाँ पर बिजनेस करती हैं। सिमिलरली अगर आप सही माइक्रो मार्केट को पकड़ें, आप जैसे कि गुड़गांव के माइक्रो मार्केट को पकड़ लें, या फिर आप नोएडा के माइक्रो मार्केट को पकड़ लें, तो वहाँ पर अप्रिसिएशन, ऑन ग्राउंड अप्रिसिएशन इज हाई, रेंटल अप्रिसिएशन इज समवॉट ओके। यस, दुबई का जो रेंटल अप्रिसिएशन है दैट इज़ हाई। पर अगर हम इसमें मुंबई को पकड़ लें, तो मुंबई का जो काउंटर है, जो आपका रेंटल है, दैट इज़ एक्सट्रीमली हाई, मोर देन दुबई। मोर देन दुबई। तो वजह क्या है दुबई की तरफ इतना सारा मार्केटिंग। इन्वेस्टमेंट? मार्केटिंग। टूथ ब्रश जब करते हो, बच्चे बोलते हो यार कॉलगेट कर लिया,
मैगी खाओगे तो अंडरस्टैंड करो सर, इट इज द प्ले ऑफ द मार्केटिंग. हाउसएवर आई विल नॉट अग्रेसिवली सजेस्ट कि यू शुड गो टू दुबई एंड इन्वेस्ट द अमाउंट. देयर आर मेनी माइक्रो मार्केट्स. डुलेरा एक अच्छा माइक्रो मार्केट है जो कि सामने आ रहा है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल हमको अप्रिसिएशन दिखाई देता है. हम अगर हम दुलेरा, आप गुजरात की दुलेरा बात कर रहे हैं. दुलेरा गुजरात की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसके बारे में बताइए. बहुत सुना है कि इसको गवर्नमेंट चाह रही है कि एक शंघाई के तौर पे इसको डेवलप किया जाए. इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां और बहुत बहुत बड़े एरिया में इसको डेवलप किया जा रहा है. थोड़ा सा इसका विस्तार से बताइए कि दुलेरा में क्यों इन्वेस्टमेंट किया जाए. सब दिल्ली को छोड़कर इंडिया में कौन से बड़े शहर हैं? मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. और क्या वजह है कि ये इतने बड़े शहर हैं? सारे आईआईटी भी यहीं पर बने हैं, बिजनेस भी यहीं पर ही है, एंड द रीज़न इज पोर्ट. आज भी रॉ मटेरियल जो है वो शिप्स के थ्रू आता है. बिल्कुल ठीक बात है. ठीक है साहब. हम्म, अब सस्ता रॉ मटेरियल चाहिए तो आपको जहाज के पास आपको वेयर हाउस या फिर अपना कोई ना कोई बिजनेस का एंटिटी रखना पड़ेगा. ईस्टर्न साइड से सामान खरीदा जाता है, करेक्ट है साहब, और वेस्टर्न जो है वहाँ पे सारा खरीदार बैठा है. ठीक है साहब. तो पैसा किस किस पोर्ट के पास है? मुंबई के पास. इसीलिए मुंबई इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ इंडिया. और ये ऐसा इसी के लिए ट्रू नहीं है मुंबई के लिए, ये बाकी जगहों के लिए भी ट्रू है. फॉर एग्जांपल अगर हम अमेरिका की बात करें तो मेरे को न्यूयॉर्क समझाते हुए आपको ज़्यादा हेजिटेशन नहीं होगी. ठीक है. इसी तरीके से कराची अगर पाकिस्तान में देखें तो पोर्ट वाले शहर जो होते हैं जहाँ पे बिजनेस चल रहा होता है वो हमेशा से ही अच्छा अप्रिसिएशन देकर जाते हैं. बिजनेस वहीं पे सेटअप होता है. वेस्टर्न साइड में सारा खरीदार बैठा है, डोलेरा वेस्टर्न साइड में. अब ये क्या था? ये था ग्रीन फील्ड. अब ग्रीन फील्ड का मतलब क्या हुआ कि साहब ये वो जगह है जहाँ पे सिर्फ घास फूस उगती है. तो ऑर्गेनाइज, अब देखो हमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंडिया इज ओवरली पॉपुलेटेड. खाली जगह मिलना इंडिया में टास्क है. अब एक ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी की इतने बड़े खाली एरिया में ही हो सकती है. दैट इज द गल्फ ऑफ खंबात. गल्फ ऑफ कच्छ में रिलायंस इज देयर सिटिंग. तो ऐसा है कि गुजरात के दोनों ही जो गल्फ हैं वो डेवलप हो रहे हैं. एंड दी स्मार्ट सिटीज नियर टू पोर्ट. आप डुलेरा का ऑलरेडी देयर इज अ पोर्ट. एंड बीइंग ऑन द वेस्टर्न साइड विल गिव एन एप्रिसिएशन. क्यों? रॉ मटेरियल वहाँ पर आएगा सस्ता. से ग्रीन फील्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर यहाँ पर लेकर आया जा सकता है. फिर क्या है? क्योंकि सब देखो इंडिया एक गर्म देश है, यहाँ पर सोलर से काफ़ी एनर्जी निकाली जा सकती है. सिमिलरली समुंदर के पास है, विंड से बहुत एनर्जी निकाली जा सकती है. अब एक डैम वहाँ पर बन रहा है, कपासार डैम, तो उसमें से भी आपका इलेक्ट्रिसिटी कैन बी एक्सट्रैक्टेड आउट. सो दिस सिटी इज़ गोइंग टू बी अ सेल्फ सस्टेनिंग सिटी. प्लस पॉलिटिकल एंगल भी अगर आप देखते हैं तो समझाने की ज़रूरत मेरे को लगता नहीं है कि पड़ेगी कि भाई गुजरात is can be favorite of the may give some political interest to some people. That is a separate discussion altogether. पर हाँ, yes, Dolera is getting promoted. It is not promoted by शाहरुख खान, सलमान खान, दीपिका पाटोलकर नहीं है, नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं. तो जिस शहर की प्रमोशन हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कर रहे हैं तो उसके मतलब आई अश्योर कि रादर नॉट आई अश्योर बट आई हैव अ गुड पॉजिटिव वाइब दैट दिस सिटी इज गोइंग टू शो गुड रिटर्न्स. तो ये कितने साल में, अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आज इन्वेस्ट करता है तो उसको कितना फ़ायदा कितने वक्त में हो जाएगा दुलेरा के लिहाज से अगर बात करें? सर देखो, स्काई इज़ द लिमिट. हम लोग है ना बहुत हम दो तरीके से इसकी कैलकुलेशन करेंगे. तो पहली कैलकुलेशन करते हैं साहब कि कितना अप्रिसिएशन आपने और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा. द्वारका में सिंगल रोड होती थी, एक बस चला करती थी 764. ठीक है साहब. मेरे फादर ने वहाँ पर फ्लैट खरीदा था 5 लाख रुपए का. आज वो 3 करोड़ रुपए का है. अगर मेरे फादर को कोई बोलता ना कि ये 3 करोड़ रुपए का हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, तो मेरे फादर खरीदते नहीं, है ना. और उसके पीछे बहुत साधारण सी वजह थी कि वो मैच नहीं करती भाई. तो अगर आज मैं बोलूँ जी आप जो 10 लाख रुपए का खरीद रहे हो, ये हो सकता है 10 करोड़ रुपए का हो जाए, 20 करोड़ रुपए का हो जाए, तो आज वो वाइब मैच नहीं होगी. तो इसलिए मैं वो प्रेडिक्शंस नहीं मानना चाहता. ठीक है साहब. क्योंकि इट विल लुक फ्रिक्शनल. पर ये वेरी मच पॉसिबल है, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ.
हमने अपनी ज़िंदगी में गुड़गांव बनते हुए देखा साहब, नोएडा बनते हुए देखा, द्वारका बनते हुए देखा, रोहिणी बनते हुए देखा, बैंगलोर बनते हुए देखा, हैदराबाद बनते हुए देखा, पुणे बनते हुए देखा, नवी मुंबई बनते हुए देखा। आप और मैं ज़िंदा होंगे जब हम डुलेरा को देख रहे होंगे बनते हुए और बोल रहे होंगे, आइदर वी आर गोइंग टू टेल द सक्सेस स्टोरी, जहाँ पर हम ये बोल रहे होंगे कि साहब मैंने यहाँ पर पैसा डाला था और इतने रुपए में डाला था और आज देखो इतना रुपया हो गया। और आइदर वी विल बी टेलिंग द स्टोरीज कि साहब मैंने यहाँ पे रुपया डाला होता तो आज वो इतने रुपए का होता। तो एक तो सब ये है जो जो प्रिडिक्शन जो मैं कह रहा हूँ, जो दैट स्काई इज द लिमिट। अब देख सेकंड नंबर पर आ जाते हैं। सब वहाँ पे गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट लगाया हुआ है, रोडें बनाई हैं, पानी की सप्लाई दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। इसका पैसा रिकवर कैसे होगा? उनको सर्कल रेट अपना बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ पे टोल्स डालने पड़ेंगे, वहाँ पर इंडस्ट्री को बसाना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इंडस्ट्री भी 3 तरीके की मेजर इंडस्ट्री है वहाँ पर, एक है सेमीकंडक्टर, एक है रिन्यूएबल एनर्जी, एक है स्पेस रिसर्च। अब वहाँ पर क्या होता है, स्किल्ड लेबर होता है, इंजीनियर होता है, वो दिहाड़ी लेबर नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसमें हॉस्पिटैलिटी का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि स्पेंडिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। तो हाँ, वहाँ पर यस अच्छे मॉल्स आएँगे, अच्छे होटल आएँगे, व्हिच ब्रिंग्स एप्रिसिएशन इनसाइड। तो इट इज़ अ विन-विन कंडीशन। व्हाई? इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, ये सारी इंडस्ट्री जहाँ पर अच्छी कैपेसिटी है। आज समय ही जो है वो एनर्जी का टाइम है, सेमीकंडक्टर्स का टाइम है। सो एक तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज आर गेटिंग सेटल्ड ओवर देयर, प्लस द प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट, प्लस पॉलिटिकल सपोर्ट दैट दिस सिटी इज गेटिंग। सो यू विल सी ड्रामेटिक चेंजेस ओवर देयर। एक और सवाल रह गया मेरा कि दुलेरा में ये मान लीजिए कि मैं आज इन्वेस्ट करता हूँ तो कितना टाइम है कि मुझे कम से कम जो अच्छा रिटर्न है उसके लिए कितना साल इंतज़ार करना पड़ सकता है? यू हैव टू वेट। अब देखो सर, कितना वेट, ये सवाल जो मैं है। सवाल इसलिए कर रहा हूँ सिद्धार्थ जी कि मैं वहाँ क्यों जाऊँ जब अच्छा रिटर्न मुझे एनसीआर में मिलेगा और वो कुछ टाइम में मिल सकता है, साल में मिल सकता है, 2 साल में मिल सकता है। तो वहाँ लंबी प्लानिंग करके इतना लंबे टाइम के लिए पैसा क्यों डाला जाए? सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही मेजर चीज़ है जो यहाँ के एरिया में और वहाँ के एरिया को डिफ़र करती है। वहाँ पे आपको 10 लाख 15 लाख रुपए का प्लॉट मिलता है, यहाँ पे 10 लाख रुपए में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो बहुत छोटा पे स्केल का आदमी, बहुत छोटा इनकम ग्रुप का आदमी भी वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट डाल सकता है। ठीक है साहब। प्लस यस, जो शहर नए बन रहे होते हैं, जिनकी पब्लिसिटी ठीक हो रही होती है, गवर्नमेंट जिन पर ज़्यादा फोकसली होकर काम करते हैं, उनमें अप्रिसिएशन कंपैरेटिवली ज़्यादा आती है। अब मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ सर, हम लोग गुड़गांव पे आ जाते हैं। गुड़गांव में ना पैटर्न चलता था कि कौन सी जगह है, इट इज़ डिवाइडेड बाय रोड्स गुड़गांव। तो गुड़गांव में सबसे ऊपर आती थी गोल्फ कोर्स रोड, उसके बाद आती थी एक्सटेंशन रोड, फिर आती थी सोना रोड, उसके बाद आती थी साहब आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे। उससे पहले भी द्वारका एक्सप्रेसवे से पहले आता था न्यू गुड़गांव, और फिर आती थी द्वारका एक्सप्रेसवे, जो सबसे पिटी हुई जगह मानी जाती थी, जहाँ पर आदमी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचता भी नहीं था। और वहाँ का जो रेट था वो 3,500 2,000 300 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट था, अगर हम फ्लैट्स की बात करें तो। ठीक है साहब। 30-30 35-35 हज़ार रुपये में प्लॉट बिका करते थे। और मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, 2012 के आसपास की बात कर रहा हूँ, 12 14 की बल्कि रहा था, 14 में 5 साढ़े 5 हज़ार रुपये का रेट था। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, वहाँ पर रोड भी बन गई। और आज अब यशोभूमि देखो, वेरी बिग डेवलपमेंट आपका, स्टेडियम वगैरह इज कमिंग ओवर देयर, भारत वंदना पार्क इज कमिंग ओवर देयर, वेस्टर्न दिल्ली वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इज कमिंग ओवर देयर, बस अड्डा वहाँ पर आ रहा है, ट्रेन वहाँ पर आ रही है, रेलवे स्टेशन वहाँ पर आ रहा है। तो डेवलपमेंट हैज़ कम। ये डेवलपमेंट क्या आया? गवर्नमेंट के इंटरेस्ट से आया। आज की डेट में वो एक्सटेंशन रोड जो कि सेकेंड प्रोमिनेंट मार्केट है, उसको टक्कर देता है। एंड आप यकीन मानो, इन फ्यूचर यू विल सी प्रोडक्ट्स ओवर देयर वर्थ 1 लाख रुपीज पर स्क्वायर फीट। द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेस में वेन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि अब वहाँ के भी डेवलपर को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिकल जगह रही नहीं है, और इकोनॉमिकल जगह रही नहीं है तो सुपर लग्जरी पे जाएगी। लग्जरी आए तो सुपर लग्जरी। आज की डेट में 25,000 रुपये, 20,000 रुपये से 25,000 रुपये वहाँ का नॉर्मल प्राइस है। नाउ आज मैं फिर बोलूँगा कि आपको शायद हो सकता है ये प्राइस जो है, जो मैं 1 लाख रुपये बोल रहा हूँ, ये बड़ा शॉकिंग प्राइस लग रहा हो। पर जिस आदमी ने 2,000 रुपये का प्राइस देखा है और वहाँ पे लोगों को सुना है यार ये बहुत महंगा प्राइस है, इस हिसाब से 5,000 का प्राइस देखा बड़ा महंगा था, 7,000 का था तब बड़ा महंगा था, 10,000 का था तब बड़ा महंगा था, 12,000 का था तब बड़ा महंगा था, 15 का था तब बड़ा महंगा था, 18 का था तब बड़ा महंगा था, आज 20 का है तब बड़ा महंगा है, तो 1 लाख रुपये का होगा तो भी महंगा ही होगा साहब।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और उस समय ₹1,00,000 कुछ नहीं होगा। और ये जल्दी होगा। ये जल्दी होगा। और वैसे भी देखा जाए ना, चलो मैं एक आपको आपको एक है ना हिट देता हूँ। 1000 स्क्वायर फीट का 2 बीएचके अपार्टमेंट ₹1 करोड़ का, 10,000 रुपये के आसपास का लमसम का पड़ गया। ठीक है, करेक्ट है। हम्म। द्वारका में आप 1000 स्क्वायर फीट कारपेट या 1000 स्क्वायर फीट में आप 3 बीएचके ले जाते हैं तो 30,000 रुपये का रेट। ठीक है साहब, 3 करोड़ रुपए को एक्सेप्ट किया हुआ है द्वारका ने, 30,000 रुपीज़ को। हम्म। 30,000 रुपीज़ टू 45,000 रुपीज़ तभी चले जाते हैं। तो हम आधा साइकिल तो पार कर चुके हैं। हम्म। It is a matter of time the product is going to get launched and things are going to be accepted by people who are willing to purchase a house for end use. तो आप कह रहे हैं कि दुलेरा का भी यही हाल देखने को मिलेगा दुलेरा जल्द? तो साहब अभी बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है। आप 10 लाख रुपए लेकर जाओ, कहीं पर कुछ नहीं मिलता। 10 लाख रुपए आप डुलेरा में डाल दो। डुलेरा की मजबूरी है, उसका सर्कल रेट एकदम से बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट जो है वो रिकवर नहीं हो पाएगा अगर वो सर्कल रेट नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है साहब, तो अगर सर्कल रेट बढ़ते हुए चले गए वहाँ पर, तो मेरे को लगता है कि पिछले अगले 2-3 सालों में इट विल बी समवेयर अराउंड 25-26,000। अगर इनसाइड की बात करें, जहाँ जो रेरा अप्रूव्ड प्लॉट्स हैं, वहाँ पर ऑलरेडी 16,000 रुपये 15,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट चल रहा है। अब एक कोई मेरे साथ सज्जन व्यक्ति बैठे थे, मेरे को इस इन्फॉर्मेशन के क्रेडेंशियल्स नहीं मालूम, पर फिर भी मैं आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, जो पहले ऑक्शन होती थी वो 700 750 रुपये पर स्क्वायर यार्ड पे ख़त्म हो जाती थी। आज की डेट में वो ऑक्शन जाती हैं 10,800 10,900 रुपये पर स्क्वायर यार्ड में। सो द डिफरेंस इज़ ह्यूज। और जैसे आदमी ने 10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड में सामान खरीदा है साहब, वो आपको 10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड में नहीं देगा सामान प्लॉट, वो आपको देगा अपने सारे खर्चे पानी सब कुछ निकाल कर। सिद्धार्थ मौर्य जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर खास मतलब एक टिकट साइज आपका ज़्यादा नहीं है तो दुलेरा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छी जगह साबित हो सकती है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर या बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पैसा ज़्यादा चाहिए। लेकिन एक छोटे टिकट साइज़ में 10 लाख के टिकट साइज़ में भी एक अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। दुलेरा एक ऐसी जगह है। एक बात आती है एनसीआर की। एनसीआर के बगैर तो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट को आप देख ही नहीं सकते। ये चाहे वो फरीदाबाद हो, ग्रेटर नोएडा या गाज़ियाबाद और गुड़गांव, और हम राजधानी की भी बात करें, यहाँ क्या सिनेरियो बनता है? कौन सी ऐसी जगह है जो बेहतर साबित हो सकती है? द्वारका एक्सप्रेसवे, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वही है कि पैसे का सही यूटिलाइज़ और यूँ कहिए कि अगर रहना भी है तो, और इन्वेस्टमेंट का अगर किसी का नज़रिया है तो भी। इस समय जो 2 माइक्रो मार्केट्स मुझको उछलकर अच्छा एप्रिसिएशन और सेफ लिविंग के पर्सपेक्टिव से दिखाई देते हैं, तो एक है गाज़ियाबाद और दूसरा फरीदाबाद। फरीदाबाद इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट और ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स देगा। कैसे? हाँ साहब, 1.5 लाख रुपए गज पूरे गुड़गांव में कोई जगह नहीं है अगर हम ऑर्गेनाइज जगह पे देखें। नोएडा में आपको जाना पड़ेगा, ग्रेटर नोएडा, वहाँ पर भी आपका आज की डेट में 2 लाख रुपए के आसपास आ रहा है। आपको अगर इस तरफ जाते हो गुड़गांव की तरफ तो आपको सोना में जाना पड़ेगा। फरीदाबाद इकलौता ऐसा माइक्रो मार्केट है जहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए गज दिल्ली के पास आपको ज़मीन मिल जाएगी, सेक्टर 85, सेक्टर 84, सेक्टर 77, इन जगहों हुँ, पर। ठीक है साहब, हुँ। तो अभी वो माइक्रो मार्केट है जहाँ पे रोडें वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तरीके से डेवलप हो गया है। सेम गोस विद गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में भी आज 2 लाख 2.5 लाख रुपए के आसपास चल रही है चीज़ें। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली मैं ऐसा मानता हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड कम है फरीदाबाद के मुकाबले, खासकर नहर पार वाले इलाके के मुकाबले। तो अगर आज की डेट में आपको देखो, दिल्ली सेंटिमेंट्स कैरी करता है। आज स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। आज अगर हम फरीदाबाद को देखते हैं तो नोएडा से भी पास में है, आपके गुड़गांव से भी पास में, और दिल्ली से पास में तो है ही है। तो दिल्ली में भी किस किस पोर्शन ऑफ दिल्ली से, वो भी साउथ दिल्ली है। साउथ दिल्ली हमेशा से ही, आज की डेट में हम नहीं बात करते कि पहले अब आप सब वेस्टर्न दिल्ली द्वारका साइड में इतना प्रोग्रेस है, हम उसकी बात नहीं करते, हम आज की बात करते हैं। आज की डेट में साउथ दिल्ली जो है वो दिल्ली का जो है वो प्रोमिनेंट इलाका है। फरीदाबाद साउथ दिल्ली को टच करता है। तो
मेरा मानना है कि यहाँ पर अभी शॉकिंग एप्रिसिएशन आएगा। आप अगर हम फ्लैट्स की बात करें तो 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पर आएगा, पर मेरे को वहाँ पर बहुत सारे बड़े डेवलपर्स जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्मार्ट वर्ल्ड हो गया, M3M हो गया, इवन और भी हैं। गोदरेज ने भी अपना वहाँ पर जो अस्तित्व है वो कायम किया हुआ है वहाँ पर। हो सकता है आने वाले टाइम पर यू विल सी गुड इन्वेस्टमेंट इन द लैंड पार्सल्स ओवर देयर विद द बिग डेवलपर्स। तो बीपीटीपी है ही वहाँ। बीपीटीपी तो डोमिनेट करता ही है हम्म। वहाँ पर उस जगह को। तो वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको एकदम से मार्केटिंग के चैनल्स भी दिखाई देंगे, और वहाँ पर एकदम से अप्रिसिएशन भी आएगा, और बहुत ड्रामेटिक अप्रिसिएशन आएगा। आज नोएडा और गुड़गांव को अगर देखा जाए तो ये दीज टू माइक्रो सिटीज़ आर पैराडाइज फॉर रियल एस्टेट ब्रोकर्स। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े समय के बाद वो फरीदाबाद इज़ ओनली गोइंग टू बी दी इज़ दी ओनली प्लेस जहाँ पर आपको पैसा डाल के कुछ अच्छा पैसा कमा सकते हो। और आपको ये भी समझना पड़ेगा सर, पिछले अगर 3-4 साल पहले की अगर आप देखें, पीछे से देखें, तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर का जो चंक है, हम्म। वो मिस हो रहा था। इसी वजह से आप देखेंगे कि एडवर्टाइज़मेंट पहले गोवा का बहुत चल रहा था, अब डोलेरा का बहुत चल रहा है। तो क्या ये एडवर्टाइज़मेंट क्यों चल रहे हैं? क्योंकि जो इन्वेस्टर है, उसकी पॉकेट से बाहर हो गया इन्वेस्टमेंट इन जगहों पे। करेक्ट है साहब? तो अब क्या हुआ कि हम गोवा को देखते हैं तो वहाँ पर टूरिज़्म ही दिखाई देता है। डोलेरा में क्या है? डोलेरा में वी हैव गॉट एम्प्लॉयमेंट। तो अब अगर कोई बंदा वहाँ पर ही हैज़ अ बिट गुड पॉकेट, तो आई विल सजेस्ट हिम टू इन्वेस्ट इन फरीदाबाद। एंड फरीदाबाद में आप उनको बहुत कम समय में बहुत ही ड्रामेटिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप इसको ऐसे ले लो कि नवंबर में जो रीसेल था प्लॉट का वो था 95 टू 1 लाख रुपीज़, पीसी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। तो 1 लाख रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली था। आज वी आर सिटिंग इन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड सितंबर, तो अभी साल भी पूरा नहीं हुआ। साल में वही जो रेट है वो है 1.5 1.80, और बीपीटीपी ने अपने प्लॉट लॉन्च कर दिए 2 लाख रुपए गज पे। तो वो सेंटिमेंट्स जो हैं डिमांड और सप्लाई का, वो वहाँ पर जा रहे हैं। ओमेक्स का वहाँ पर एक मॉल है, इट इज़ एक्सीलेंट। सो थिंग्स आर गेटिंग ड्रामेटिकली चेंज्ड, और मेरे हिसाब किताब से अगर किसी के पास ठीक ठाक फंड है तो फरीदाबाद इसकी जैसी कोई जगह है नहीं। आप भादरगढ़ की बात करें, सोनीपत की बात करें, तो अभी उनको दसियों साल लगेंगे फरीदाबाद तक पहुँचने में। फरीदाबाद क्या इज़ ऑलरेडी, वहाँ क्या कमी है सोनीपत और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब किताब से डेवलप नहीं है, बहुत बड़े डेवलपर्स वहाँ पर घुसे नहीं हैं। मार्केटिंग के हिसाब किताब से भी अभी थोड़ी सी वहाँ पर क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कम है। फरीदाबाद की इन्वेस्टमेंट थोड़े ही समय में ज़्यादा आएगी। अगर आप देखें तो नोएडा साइड में भी आज की डेट में बड़ी हलचल है। शोभा वहाँ पे चला गया, गोदरेज इज़ ऑल्सो गोइंग ओवर देयर, M3M इज़ ऑलरेडी ओवर देयर। तो आप देखेंगे वहाँ पर भी आपको अच्छा चहल-पहल दिखाई देगी। तो यहाँ पर 2 माइक्रो मार्केट्स जिसमें अभी एकदम से चहल-पहल आएगी, वो नोएडा के गाजियाबाद और आस के, फरीदाबाद। नोएडा के 2 तरफ के हैं। एक है गाज़ियाबाद और एक तरफ है फरीदाबाद। फरीदाबाद में क्योंकि वो मुंबई एक्सप्रेस वे भी है, फिर गुड़गांव से मेरठ का वो भी अप्रूव हो गया है कि वो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है सब। हम्म। आज हम जो ज़ेवर की बात करते हैं, नोएडा से ज़ेवर जाना दूर पड़ेगा, नोएडा से फरीदाबाद से पास है। तो हमारे दर्शकों को ये बात बिल्कुल, क्योंकि बहुत आईआईटी से पास आउट हैं सिद्धार्थ मौर्य और रियल एस्टेट में लगभग 20 सालों से ये रियल एस्टेट को देख रहे हैं, बहुत करीबी से देख रहे हैं, और यकीनी तौर पर ये टिप आपको ज़रूर काम आएगी। इसके अलावा सिद्धार्थ, एक और बात आती है कि इन्वेस्ट करें तो क्या कमर्शियल में करें, रेजिडेंशियल में करें, प्लॉट में करें? ये भी बहुत सारा, ये बड़ा बुनियादी सा सवाल रहता है ज़हन में, जो व्यक्ति नहीं जानता है, कन्फ्यूज़ रहता है, और उन्हें फिर ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर अपने लिहाज से वो समझा देता है, और फिर कई बार उन्हें पछताना पड़ता है। तो तो उन्हें क्या गाइड करेंगे? सब दोनों अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर आपको एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहिए और आपके रिस्क एपेटाइट कम है, तो गो फॉर रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में जब रेजिडेंशियल का प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। ऑन द अदर हैंड कमर्शियल की मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो कमर्शियल में जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, कमर्शियल का जो एप्रिसिएशन है वो आता है कमर्शियल की डिलीवरी के बाद, जब वहाँ पे नए नए आपके आउटलेट्स खुलते हैं,
बिजनेस स्टार्ट होते हैं। तो कमर्शियल में डिलीवरी के बाद डेवलपर को बहुत वर्किंग करनी पड़ती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि yes, the infrastructure is big, it is good infrastructure, it is a good commercial that is going to run, and that is going to be, your developer is going to support you run that infrastructure, तब तो आप कमर्शियल में घुस जाओ। हम्म, मैं आई टेक फ्यू नेम्स इफ यू अलाउ मी टू। नहीं नहीं, क्यों नहीं, बताइए, लोगों को अच्छा है, उनको जानकारी मिले तो उसमें क्या है। आज हम डीएलएफ की बात करते हैं, साइबर सिटी की। हम्म, ठीक है साहब, साइबर सिटी चलने की बहुत बड़ी वजह थी ऑफिस स्पेसेस। डीएलएफ बहुत प्रमोट करता है उस जगह को। वहाँ पर इवेंट्स भी होते हैं, वहाँ पर कॉमेडी शोज़ भी होते हैं, और वहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ होती रहती है, एंड उसके लिए बहुत प्रमोशन के लिए पैसा खर्च किया जाता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटिव बिल्डिंग ऑफ डीएलएफ जहाँ तक मेरे को लगता है। उसकी और भी बहुत बेहतरीन बिल्डिंग्स होंगी, पर साइबर हब को मेंटेन करने के लिए डीएलएफ हैज़ स्पेंड मनी एंड मार्केटेड इट। आज अगर हम चांदनी चौक के ओमेक्स की बात करते हैं, तो उसमें फुटफॉल, अमेजिंग फुटफॉल है। तो आज चांदनी चौक में दुकानें चलेंगी या नहीं चलेंगी, फूड कोर्ट ज़रूर चलेगा। बिल्कुल ठीक बात। तो वहाँ पर तो आदमी घुसेगा ही घुसेगा। हम्म, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज द प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट के अंदर भी क्या चीज़ है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखोगे तो आप चलो, आप गोल्फ कोर्स रोड पे चले जाओ, आप बहुत सारे मॉल्स देखेंगे, आपको हम्म, बड़े बड़े मॉल्स देखेंगे, सामने की दुकानें चल रही हैं, अंदर खाली पड़े हैं, है ना। तो यहाँ पर है ना, जब हम बात करते हैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की, तो आपके पास पोर्टफोलियो मैनेजर होना चाहिए जो आपको सही सजेस्ट कर पाए कि ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। मैंने ऐसी जगहें भी देखी हैं जहाँ पर कियोस्क इज गिविंग मोर रिटर्न देन द फ्रंट शॉप। हम्म, तो दिस इज हाउ योर पोर्टफोलियो शुड बी मैनेज्ड व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल। रेजिडेंशियल में आपको देखो डेंट देखा जाएगा। अगर साहब आपने एक क्या कहते हैं, अनप्रोफेशनली और विदाउट स्टडी अगर आप लोगों ने खरीद लिया कोई कमर्शियल, तो कमर्शियल का जो आपका मेंटेनेंस होता है वही आपको खा जाएगा। तो किराए पे चढ़ना, या तो कैपेसिटी हो, अपना खुद का बिजनेस हो, खुद चलाना है, वेरी गुड है। आप लो बिजनेस, नथिंग इज लाइक परफॉर्मिंग अ बिजनेस। बिजनेसमैन बहुत एक्टिव होता है, उसको समझ में आता है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। अब यहीं पर एसईओ हम्म, है ना। अब एसईओ में क्या होता है, एसईओ में प्लॉट होता है। अब जिसका हार्डवेयर का काम है तो वो क्या करेगा, उसके दुकान में काम चलता ही नहीं है, मॉल के अंदर काम चलेगा नहीं उसका, उसको एसईओ चाहिए। एसईओ में वो अपना 4 मंजिल तक सामान भर जाएगा, इतना सामान है, इलेक्ट्रिकल का उतना सामान है, ऐसे जो है। तो यू हैव टू वाइजली थिंक कि मेरे को क्या चाहिए। अगर को वर्किंग स्पेसेस हैं तो दे वर्क वेरी गुड इन एसईओस। तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है ना, उसके लिए आपको बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, आपको कोई रियल एस्टेट एक्सपर्ट चाहिए जो आपका कंप्लीट पोर्टफोलियो मैनेज कर पाए। अदरवाइज आप कोलैप्स हो जाएंगे। अगर आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। उसमें भी खासकर अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आपकी विन विन है। वो कैसे। प्लॉट्स का बहुत देखो, आज भी सेंटिमेंट्स लोगों के ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर सपोजिवली कोई ऐसा समय आता है कि आपको आपको पैसे का चाहिए, तो आप कोलैबोरेट करो वहाँ पर लोकल आदमी से, बिल्डर से। वो 4 फ्लोर बनाएगा, 2 आपको दे देगा, 2 रख देगा। तो यू डोंट हैव टू सेल द एंटायर प्रॉपर्टी। फ्लैट के केस में ऐसा है नहीं। फ्लैट के केस में तो आइदर इट इज़ योर, आइदर इट इज़ नॉट योर। तो प्लॉट में येस, देयर आर थिंग्स दैट कैन बी डन ऑन प्लॉट्स। प्लॉट्स की डिमांड भी ज़्यादा है। आज अगर आप 10 लोगों को बैठाओगे, 10 में से हो सकता है 6 आदमी प्लॉट मांगे, 4 आदमी बोले कि मेरे को फ्लैट दे दो। पर हाँ, प्लॉट में ऑफ कोर्स एक साइकोलॉजी ये भी चलती है कि प्लॉट खरीदने के बाद उसके ऊपर बनाना भी पड़ेगा, है ना। पर उसमें भी आज की डेट में जो ये बिल्डर अ फ्लोर और ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो उसमें भी देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल। सो डिमांड है, अच्छी डिमांड है, एंड एप्रिसिएशन भी है। 40,000 का 2014 में जो पीपीटीपी एम्स्टोरिया बिकता था, आज सब 3 लाख रुपए का है। 2.5 लाख रुपए में मुश्किल से मिलेगा, डेस्परेट डील कहते हैं। तो 5 टाइम्स तो हमने देखा है। सिद्धार्थ मौर्य लगातार ये बात कर रहे हैं कि ये जो कन्फ्यूज़न है निश्चित रूप से आपका कम हुआ होगा कि कमर्शियल में जाएं, रेजिडेंशियल में जाएं या प्लॉट में जाएं, और बड़े सरल शब्दों में उन्होंने अपने लॉजिक दिए हैं कि किस तरह से आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं, समझदारी से लगा सकते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। एक आखिरी सवाल मौर्य साहब, अमूमन ये रहता ही है रियल एस्टेट में, बहुत सारे डर रहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, या हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं हो गया है। हम्म, क्योंकि पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, और वो छोटी सी गलती से या सामने वाले की थोड़ी सी चालाकी से ख़त्म हो जाती है।
तो किन बातों से बचा जा सकता है रियल एस्टेट में फ्रॉड से, धोखे से? देखो साहब, हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? दोनों मार्केट अलग है। सभी के बारे में बता दीजिए, प्लॉट के बारे में भी बताइए, कमर्शियल के बारे में बताइए, रेडी टू मूव के बारे में बताइए, और ये जो आजकल जिस तरह से होता है कि प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, प्री लॉन्च, और अभी कुछ है नहीं, ज़मीन ही ज़मीन है, वो है भी कि नहीं ये तो पता होता नहीं इन्वेस्टर को, तो उनको भी बताइए, उनको भी गाइड कीजिए। देखो साहब, सबसे पहला तो यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। आप सवाल करें। आप अपने जो आपका अगर फ्रेश की प्रॉपर्टी है तो अपने बिल्डर से पूछें क्या इस प्रॉपर्टी पे लोन होता है, क्या ये रेरा कंप्लाइंस में है, रेरा इसका अप्रूव्ड है, क्योंकि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ रेरा। फिर क्या होता है कि पीपल आर अफ्रेड टू टेक एक्शन। यहीं पर अगर विदेश होता या कोई और जगह होती, इवन मुंबई मुंबई में पीपल डू नॉट हेजिटेट टू टेक एक्शन। आपके बिल्डर ने कुछ करा एंड दे डायरेक्टली गो टू दी रेरा कोर्ट। दे आर सोशली एक्टिव एंड दे नो देयर राइट्स। यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आदमी ट्रस्ट पे काम कर जाता है। आप सवाल पूछो उससे कि ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन चेक कैसे करे जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपका रेरा है नहीं है, या आपका लोन होता है नहीं होता, नहीं होता तो क्यों नहीं होता, क्या वजह है, आपका नक्शा पास है, ये कोई पूछता नहीं है। नक्शा पास है कैसे देखा जाता है? ऑन साइड आज की डेट में तो ऑनलाइन सब कुछ देखा जा सकता है, ये कोई पूछता ही नहीं है ना? इसके बाद क्या होता है, चलो अगर रेरा के बाद भी आपका कोई कोई कंस्ट्रक्शन रुक गया, एनसीएलटी पे जाने के लिए वो पहले ही अपने अंदर ही कम से कम 5-10 साल लगा देते हैं कि यार अब एनसीएलटी में जाएं या नहीं जाएं, है ना? दे आर हेसिटेटिंग, दे गो टू द डेवलपर, जी हमारा काम कर दो, जी हमारा ये करवा दो, ऐसा करवा दो, वैसा करवा दो, है ना? वो भी उनको बोल देता जी कर दो। सो दैट एक्शन टाइम, अगर कुछ गड़बड़ है, दैट एक्शन टाइम शुड बी केप्ट लेस। तो आपकी बहुत सारी सुविधाएं, मतलब बहुत सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा। नहीं, बट यहाँ भी लोग रेरा के चक्कर लगा के परेशान हो जाते हैं और कुछ मिलता नहीं, उसमें क्या करें? नहीं, इंडिपेंडेंटली आप देखो, आप इंडिपेंडेंटली जाएंगे या ग्रुप के साथ जाएंगे, आप किस तरीके से जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, आप लीगली जा रहे हैं या फॉर्मली जा रहे हैं या इनफॉर्मली जा रहे हैं, आप कैसे जा रहे हैं वो भी बहुत इंपैक्ट करता है। एक्शन शुड बी देयर, रिटर्न एक्शन शुड बी देयर, इमीडिएट एक्शन शुड बी देयर। एक्शंस नहीं होते हैं, एक्शंस नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं। नहीं, मैं बहुत सारे लोगों को देखा है रेरा ऑफिस के बाहर सालों चक्कर लगाते हैं, लेकिन बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती है, उसमें क्या करें? देखो साहब, कार्रवाई होती हैं। हम्म, कार्रवाई, डिसीजन कैन बी प्रोलॉन्ग्ड बट डिसीजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड। तो कार्रवाई होती है, आप जितनी जल्दी आप एक्शन लोगे उतनी जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। आप एक्शन ही धीरे लोगे तो कार्रवाई भी कितनी धीरे होगी। पर हाँ, आप अगर एक्शन लोगे तो डेवलपर भी प्रेशर में रहता है कि हाँ जी एक्शन हो रहा है, हो सकता है, हो जाएगा, तो वो आपसे फ्रॉड करने में भी घबराएगा, डरेगा। पर यहाँ पर उसको पता है कि मेरी साइकोलॉजी क्या है, मैं तो यहाँ पर बैठ जाऊँगा, ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, 10 साल, 5 साल, आदमी घबरा जाता है कोर्ट के नाम से कि कौन जाएगा कमिटी में। वो कहते हैं जी वकील खा जाएगा, ये खा जाएगा। आपको इस साइकोलॉजी से बाहर निकलना पड़ेगा। आप स्ट्रांग हो जाओ, आप बोलो कि सर अगर छोटे सा भी प्रॉब्लम हुआ तो आई विल डायरेक्टली, फिर तो नोटिस आएगा आपके पास। आपका डेवलपर हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कर दे। सिद्धार्थ मौर्य रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं, और ये बहुत बड़ी चीज़ इन्होंने बताई है कि धोखे से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सवाल करें, क्योंकि आप पूरी अपनी ज़िंदगी की कमाई लगाने जा रहे हैं। तो आपका हक बनता है कि पहले सवाल पूछें, और सवाल भी क्या पूछें कि भाई इस पे इसका नक्शा कहाँ है, इसका रेरा का अप्रूवल है कि नहीं है, इस पे लोन होता है कि नहीं होता है, और क्या चीज़ें हो सकती हैं सिद्धार्थ? डॉक्यूमेंटेशन चेक्स कैसे हो सकते हैं, आप मुझे बताओ वेबसाइट में कहाँ पर देखना है। आप क्या कहते हैं, किसी का लोन तो नहीं चल रहा है इस पे, कौन सी बैंक जो है दे रही है कंस्ट्रक्शन लिंक पर, आपके कौन से पेमेंट प्लान्स हैं। सो यू कैन इवन गो एंड मीट बैंकर्स कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है या नहीं है। आप अपना जो भी आपका रियल एस्टेट एजेंट है उसका एक्सपीरियंस चेक कर लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने रास्ते से आपको पकड़ा हुआ है। उसको तो वो तो खुद तो हैंड टू माउथ है, वो तो आपसे हर तरीके का झूठ बोलेगा। एक बिल्डर की रेपुटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर बिल्डर की रेपुटेशन, यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करूँगा, अगर बिल्डर की रेपुटेशन ठीक है ना तो वो आपको बचा लेगा, हर तरीके से बचा के ले जाएगा, क्योंकि उसको अपने 4 प्रोडक्ट और लॉन्च करने हैं, नहीं तो वो गड्ढे में चले जाएंगे। पर अगर उसका सपोजेबली एक्सपीरियंस कम है, 4 प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट है, नहीं बना पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, वहाँ दिक्कतें आती हैं।
So you have to ask question. You have to ask question from the developer. You have to ask question from the broker, and you have to ask question from yourself. कि हमारे यहाँ are तो you फेस ready? वैल्यू पे चलता है ना बहुत सारा, तो अब क्या पता जिस फेस वैल्यू पे चल रहा है उसका उसी के साथ ही ये हो रहा हो, धोखा हो करप्शन रहा हो है। रहा हो, धोखा हो रहा हो, फिर आप क्या करोगे उसका? तो ऐसा नहीं है, आपको हर किसी से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। और अगर आप उससे क्वेश्चन पूछोगे और उसको नहीं मालूम, तो उसको बोलो कि भाई आई स्टिल ट्रस्ट यू, बट आस्क क्वेश्चंस विद द डेवलपर। दीज आर द क्वेश्चंस दैट दैट शुड बी आंसर्ड। कितनी शानदार बात बताई है। निश्चित रूप से आपको कम से कम जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हो, या फिर फ्रॉड से बचने के लिहाज से हो, या फिर एनसीआर में कौन सी बेहतर जगह है, और दुबई में जाना है कि नहीं जाना है, ये बहुत सारे सवालों के जवाब सिद्धार्थ मौर्य जी ने दिए। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फिर वेरी मच मुलाकात सर। होगी आपसे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फील्ड है और इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।